की कला और तकनीक में एक बहुत ही दिलचस्प संतुलन देखने को मिलता है। आमतौर पर जब सभ्यताएं अमीर होती हैं ना, तो उनका ध्यान भव्य इमारतों और भारी भरकम सजावट पर जाता है। हाँ, जैसे बड़े बड़े महल या सोने से जड़े हुए मंदिर। बिल्कुल। लेकिन हड़प्पा के मामले में आपको उनकी चीजों में दिखावा या बहुत ज्यादा सजावट नहीं मिलेगी। इसके बजाय उनकी पूरी ऊर्जा चीजों की मजबूती, उपयोगिता और अचूक सटीकता पर केंद्रित थी। मतलब उनका फोकस फंक्शनैलिटी पे ज्यादा था। एकदम सही। और ये सिर्फ कुछ कारीगरों का काम नहीं था, ये एक बहुत ही सुविचारित और व्यवस्थित प्रणाली थी। प्रणाली या सिस्टम, यही वो चीज है जिसने मुझे इन स्रोतों को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा चौंकाया। आज की दुनिया में हम मास प्रोडक्शन या असेंबली लाइन की बात करते हैं, जिसका श्रेय अक्सर हेनरी फोर्ड को दिया जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्रोतों के अनुसार मोहनजोदाड़ो जैसे हड़प्पा के बड़े नगर वास्तव में बड़े पैमाने पर उत्पादन के केंद्र थे। मतलब बस्तियों का एक पूरा का पूरा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ शिल्प उत्पादन के लिए रिजर्व होता था। जहां दिन भर काम चलता था, एकदम किसी फैक्ट्री की तरह। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हड़प्पा प्राचीन दुनिया का आइकिया था, जहां चीजें दिखने में शायद बहुत भड़कीली ना हो, लेकिन उनकी उपयोगिता, डिजाइन और मजबूती बेजोड़ थी। प्राचीन आइकिया ये एक बहुत ही शानदार और सटीक तुलना है, क्योंकि अगर आप उनके कारखानों के अवशेषों को देखें तो वहां पाषाण यानी पत्थर, धातु और मिट्टी से काम करने की एक बेहद व्यवस्थित प्रक्रिया थी। अच्छा, तो धातुओं में वो क्या-क्या इस्तेमाल करते थे? वे धातुओं के मामले में काफी समृद्ध थे। सोना, चांदी, टिन, सीसा और तांबा, इन सब का ज्ञान उन्हें था। उनके कारीगर बड़े पैमाने पर पत्थर के औजार भी बनाते थे। लेकिन जैसा हमने आइकिया का उदाहरण दिया, उनका मुख्य फोकस इस बात पे था कि वो चीज़ काम कैसे करती है। बिल्कुल, वो दिखती कैसी है इस पर नहीं। उनकी तांबे और कांसे को मिलाने की तकनीक बहुत विकसित थी। फिर भी उनके रोजमर्रा के उपकरण डिजाइन में बहुत सीधे और सरल थे। हाँ, और यहीं पर आकर मैं स्रोतों में थोड़ा उलझ गया। मतलब अगर वे धातुओं को इतनी अच्छी तरह समझते थे, तो उनके हथियार इतने साधारण क्यों थे? ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। स्रोतों में एक बहुत ही खास उदाहरण है उनके भालों का। उसमें लिखा है कि उनके भालों के बीच में मिडरिब या मध्य शलाका नहीं होती थी। हाँ, मध्य शलाका का ना होना काफी कुछ कहता है। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, किसी भी भाले या ब्लेड के बीच में जो एक उभरी हुई हड्डी जैसी लाइन होती है, वो उसे मुड़ने से रोकती है और उसे ज्यादा घातक बनाती है। अगर वे इतने उन्नत थे, तो वे अपने हथियारों को कमजोर क्यों बना रहे थे? ये सवाल बहुत लाजमी है, लेकिन इसका जवाब उनकी तकनीक की कमी में नहीं बल्कि उनकी सोच में छिपा है। सोच में? कैसे? हथियारों में मिड रिब ना होना ये नहीं बताता कि उन्हें धातु विज्ञान नहीं आता था, बल्कि ये बताता है कि उन्हें इंसानों को मारने के लिए घातक हथियारों की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। अरे वाह! मतलब उनका फोकस युद्ध पर था ही नहीं। एकदम सही। उनका समाज एक अलग स्तर की परिपक्वता पर था, जहां प्राथमिकता आक्रामकता नहीं बल्कि रोजमर्रा का जीवन था। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे निचले स्तरों पर कांसे के औजारों का अनुपात केवल 6% था। अच्छा, और बाद में? ऊपरी और बाद के स्तरों तक आते आते ये 23% हो गया। इसका मतलब है कि वो लगातार प्रयोग कर रहे थे, अपनी तकनीक सुधार रहे थे और कांसे जैसी मिश्र धातु का इस्तेमाल बढ़ा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद शुद्ध तांबे के उपकरण भारी मात्रा में बनाए जाते रहे। ऐसा क्यों? क्योंकि तांबे के सीधे और सरल औजार खेती करने, लकड़ी काटने या मकान बनाने जैसे व्यवहारिक कामों के लिए एकदम सही थे। उनकी पूरी धातु तकनीक युद्ध के बजाय निर्माण पर केंद्रित थी। मतलब उनका सारा फोकस जीवन को बेहतर बनाने पर था, उसे खत्म करने पर नहीं। ये सच में हैरान करने वाला है। बिल्कुल, ये आज की दुनिया के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। अगर उन्होंने अपने समय और ज्ञान को तलवारें और भाले बनाने में नहीं लगाया, तो जाहिर है वो ऊर्जा कहीं और गई होगी। चलिए उन व्यावहारिक उपकरणों से आगे बढ़कर उनके समाज की कला और मूर्तिकला की ओर चलते हैं। हाँ, वहाँ हमें उनका असली कलात्मक रूप देखने को मिलता है। स्रोतों में मोहनजोदड़ो से मिली एक बहुत ही मशहूर पत्थर की मूर्ति का जिक्र है, जिसे पुरोहित या प्रीस्ट किंग कहा जाता है। ये मूर्ति कैसी दिखती है
और ये इतनी खास क्यों है? वो मूर्ति हड़प्पा की कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सेल खड़ी, जिसे अंग्रेजी में स्टीटाइट कहते हैं, नाम के एक मुलायम पत्थर से बनी है। मुलायम पत्थर तो वो टिकता कैसे होगा? उसे तराशना आसान होता है, लेकिन तराशने के बाद जब उसे आग में तपाया जाता है तो वो बहुत सख्त हो जाता है। ये मूर्ति केवल 19 सेंटीमीटर ऊंची है, लेकिन इसकी बारीकियां आपको हैरान कर देंगे। अच्छा, क्या खास है इसमें? उस पुरोहित ने एक शॉल ओढ़ी हुई है जिस पर तिब्बतिया छाप उकेरा गया है। मतलब 3 पत्तों वाला एक डिजाइन, जिसे ट्रिफॉइल पैटर्न कहते हैं। उसकी दाढ़ी को बहुत ही सलीके से संवारा गया है। मतलब ग्रूमिंग का पूरा ध्यान रखा गया था। बिल्कुल। सिर पर एक गोल आभूषण है और सबसे खास बात, उसकी आंखें खाली नहीं हैं। उनमें सीप काटकर अलग से जड़ी गई थीं ताकि वे असली जैसी दिखें। और मूर्तियों का भी जिक्र है, जैसे लाल बलुआ पत्थर का एक धड़, जिसके बारे में कहा गया है कि वो जैन तीर्थंकर की कायोत्सर्ग मुद्रा का शुरुआती रूप हो सकता है। हाँ, और एक स्लेटी पत्थर का धड़ भी है जिसे नटराज का शुरुआती रूप बताया गया है। लेकिन इन भारी भरकम शब्दों का असल में मतलब क्या है? कायोत्सर्ग मुद्रा क्या होती है? इन शब्दों के पीछे का अर्थ बहुत सीधा है। कायोत्सर्ग मुद्रा का मतलब है ध्यान की वो अवस्था जहां व्यक्ति बिल्कुल सीधा खड़ा होता है और उसके हाथ शरीर के दोनों ओर सीधे नीचे की तरफ लटके होते हैं। अच्छा, ठीक वैसे ही जैसे बाद की सदियों में जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनाई गई। बिल्कुल वही पोज। और जो दूसरा स्लेटी पत्थर का धड़ है, उसमें पैर और शरीर का घुमाव कुछ ऐसा है जैसे वो कोई नृत्य कर रहा हो। तो इसीलिए उसे नटराज से जोड़ा जाता है। इन रूप मानते हैं। ये मूर्तियां दिखाती हैं कि वे मानव शरीर की गति और मुद्राओं को कितने अच्छे से समझते थे। शरीर की गति और नृत्य से मुझे तुरंत उस मूर्ति की याद आ रही है जिसने शायद दुनिया भर के इतिहासकारों को सबसे ज्यादा मोहित किया है। आप मोहनजोदड़ो की कांसे की नर्तकी की बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, वो डांसिंग गर्ल। जहां तक मुझे याद है वो बहुत बड़ी मूर्ति नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। वो मूर्ति मुश्किल से 10 साढ़े 10 सेंटीमीटर लंबी है। मतलब एक हथेली से भी छोटी। इतनी छोटी? हाँ, लेकिन ये धातु कला का एक मास्टरपीस है। ये त्रिभंग मुद्रा में खड़ी है। त्रिभंग यानी शरीर का 3 अलग-अलग जगहों से, जैसे गले, कमर और घुटने से हल्का सा मुड़ा होना। जो कि एक बहुत ही रिलैक्स्ड लेकिन आत्मविश्वासी पोज है। एकदम सही। और इसके बाएं हाथ में कंधे से लेकर कलाई तक 24 से 25 चूड़ियां भरी हुई हैं, जबकि दाएं हाथ में सिर्फ 4 चूड़ियां हैं और वो हाथ कमर पर टिका है। गले में एक हार है। क्या बात है! ये सिर्फ एक कलाकृति नहीं है, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि हड़प्पा समाज में सूती वस्त्रों, श्रृंगार और आभूषणों का कितना महत्व था। और मुझे जो सबसे ज्यादा अचरज में डालता है वो है इसे बनाने की तकनीक। हाँ, जिसे लुप्त मोम पद्धति या लॉस्ट वैक्स मेथड कहा जाता है। मैंने इसके बारे में थोड़ा पढ़ा है और ये प्रक्रिया वाकई दिमाग घुमा देने वाली है। मतलब पहले कारीगर मोम से उस नर्तकी का एक मॉडल बनाता होगा। बिल्कुल। सबसे पहले वैक्स का मॉडल। फिर उस मोम के मॉडल पर चिकनी मिट्टी का एक मोटा लेप चढ़ाया जाता होगा और जब मिट्टी सूख कर कठोर हो जाती तो उस पूरे सांचे को आग में पकाया जाता। और आग की गर्मी से अंदर का मोम पिघलकर एक छोटे से छेद से बाहर निकल जाता। और इसीलिए इसे लुप्त मोम या खोया हुआ मोम कहते हैं। एकदम सही। और इसके बाद का कदम सबसे मुश्किल होता था। हाँ, क्योंकि अब जो अंदर खाली जगह बची है जो बिल्कुल उस नर्तकी के आकार की है, उसमें पिघला हुआ खौलता हुआ तांसा डाला जाता था। सोचिए, उस समय कोई डिजिटल थर्मोमीटर नहीं था। भट्टी के तापमान को इतना सटीक रखना कि कांसा पिघल जाए लेकिन मिट्टी का सांचा न टूटे, ये अपने आप में एक चमत्कार है। और यहाँ मेरा वही सवाल फिर से वापस आता है। हथियारों वाला। हाँ, अगर उन्हें लुप्त मोम जैसी इतनी जटिल और खतरनाक धातु धलाई की तकनीक का इतना गहरा ज्ञान था, तो उन्होंने इस अद्भुत विज्ञान का इस्तेमाल एक छोटी सी 10.5 सेंटीमीटर की नर्तकी बनाने के लिए क्यों किया? ये सोचने वाली बात है। वे चाहते तो इसी तकनीक से बड़ी बड़ी ढाल, मारक भाले या विनाशकारी हथियार बना सकते थे, लेकिन उन्होंने चूड़ियां पहने एक नर्तकी बनाई। और यही बात हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया या मिस्र जैसी अन्य प्राचीन सभ्यताओं से अलग खड़ी करती है। कैसे? ये चयन उनकी सांस्कृतिक आत्मा को दर्शाता है। जिस समाज ने अपनी सबसे जटिल और उन्नत तकनीक का इस्तेमाल युद्ध के साजो सामान बनाने के बजाय एक आत्मविश्वासी नर्तकी की चूड़ियां तराशने में किया हो, वो स्पष्ट रूप से कला, सौंदर्य और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को
युद्ध और विजय से ऊपर रखता था। मतलब वे जीवन का जश्न मनाना चाहते थे, उस पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। बिल्कुल सही। जीवन का जश्न, ये बहुत ही सुंदर विचार है। और जब हम उनके इस जीवन शैली और श्रृंगार प्रेम की बात करते हैं तो ये हमें सीधे उनके रोजमर्रा के जीवन और विलासिता की दुनिया में ले जाता है। हाँ, उनकी लग्जरी वाली जिंदगी। मूर्तियों से बाहर निकलकर अगर हम आम घरों की बात करें तो उनके मिट्टी के बर्तनों का विवरण भी कम चौंकाने वाला नहीं है। मृदभांड यानी पॉटरी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, स्रोतों के अनुसार अकेले मोहनजोदड़ो से 98 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। जी हाँ, 98 अलग अलग प्रकार के डिजाइन्स और आकार। वे लाल रंग की मिट्टी का उपयोग करते थे और उस पर काले रंग से बहुत ही सुंदर ज्यामितीय आकृतियां यानी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स या पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे। लेकिन इन बर्तनों में एक ऐसा तकनीकी चमत्कार छिपा है जिसने पूरी दुनिया के पुरातत्वविदों को हैरान कर दिया है। आप उस चमकीले भूरे रंग के बर्तन की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मोहनजोदड़ो से जो विशेष प्रकार का ग्रे रंग का बर्तन मिला है जिस पर कांच जैसी एक चमकदार परत चढ़ाई गई थी, स्रोतों में इसे ओपकारी या ग्लेजिंग कहा गया है। हाँ, ये बहुत ही खास है, ग्लेजिंग। क्या इसका मतलब वही है जो आज हमारे घरों में सिरेमिक के कॉफी मग्स या प्लेट्स पर वो जो चिकनी, चमकदार और वाटरप्रूफ परत होती है? एकदम वही। और आपको जानकर हैरानी होगी कि विश्व के इतिहास में कांच जैसी ओपकारी या ग्लेजिंग का ये प्रथम और सबसे प्राचीन प्रमाण माना जाता है। विश्व का प्रथम प्रमाण? क्या बात है। जरा सोचिए, इसके लिए उन्हें मिट्टी के बर्तन पर कुछ खास खनिजों का लेप लगाकर उसे भट्टी में एक बेहद उच्च और नियंत्रित तापमान पर पकाना पड़ा होगा ताकि वो लेप पिघलकर कांच जैसी परत बन जाए। हाँ, ये उनके उन्नत रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री का सीधा सबूत है। ये तो वाकई कमाल है, दुनिया का पहला ग्लेज्ड बर्तन। लेकिन अगर ये रसायन विज्ञान आपको चौंका रहा है तो मन का निर्माण के आंकड़े तो किसी के भी होश उड़ा सकते हैं। बीड मेकिंग, ये उनकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी। स्रोतों में बताया गया है कि चन्हूदड़ो और लोथल जैसे शहरों में मनके बनाने की पूरी कार्यशालाएं या फैक्ट्रियां थी। हाँ, वहां सिरखड़ी, आगेट और कार्नेलियन जैसे कीमती पत्थरों को काटकर ज्यादातर बेलनाकार या सिलिंड्रिकल मनके बनाए जाते थे। हाँ, और ये काम बिल्कुल आसान नहीं था। मुझे अल्लादीनो नाम की जगह से जुड़ी एक रिसर्च ने सबसे ज्यादा हैरान किया। वहां से 36 कार्नेलियन मनकों का एक सेट मिला है। क्या आप श्रोताओं को बता सकते हैं कि उन्हें बनाने में कितना समय लगा होगा? उस अध्ययन के अनुसार उन 36 कार्नेलियन मनकों को तराशने, उनमें छेद करने और उन्हें पूरी तरह से पॉलिश करके तैयार करने में लगभग 480 दिनों का समय लगने का अनुमान है। 480 डेज? मतलब महज 36 मनके बनाने के लिए लगभग 1.5 साल का समय। बिल्कुल, और वो भी तब जब कारीगर रोज काम कर रहा हो। कार्नेलियन एक बहुत ही कठोर पत्थर होता है और बिना आधुनिक मशीनों के उसमें छेद करना ये तो किसी तपस्या जैसा है। हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन काल के लोग बस शिकार करते होंगे और गुफाओं में रहते होंगे, लेकिन यहाँ तो कहानी बिल्कुल अलग है। एक आभूषण के लिए 1.5 साल का समय और श्रम, ये तो आज के समय में हाथों से एक सुपर लग्जरी स्विस घड़ी बनाने जैसी बात हो गई, जिसे बनाने में महीनों लगते हैं। सही कहा आपने, ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट था। लेकिन अगर कोई कारीगर 1.5 साल तक सिर्फ एक हार बना रहा है तो इसका सीधा मतलब यह है कि कोई और उसके खाने पीने का इंतजाम कर रहा था। क्या इसका मतलब यह है कि वहां एक बहुत धनी अभिजात्य वर्ग था, इलीट क्लास, जो इतनी महंगी चीजें खरीद सकता था? आपका ये निष्कर्ष बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र की भाषा में इसे श्रम की विशेषज्ञता या स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर कहते हैं। अच्छा, मतलब हर इंसान अपना तय काम कर रहा था। हाँ, जब एक कारीगर अपना पूरा समय सिर्फ मनके बनाने या उपकारी करने में लगा सकता है तो इसका मतलब है कि समाज का कृषि तंत्र इतना मजबूत है कि वो कारीगर के भोजन की जिम्मेदारी उठा सकता है। तो उसे खेती की चिंता करने की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी करने वाला समाज नहीं था, ये एक उच्च जीवन स्तर और विलासिता को जीने वाला समाज था। और वो अभिजात्य वर्ग? हाँ, इसका मतलब ये भी है कि वहां एक ऐसा वर्ग था जिसके पास इतनी संपत्ति थी कि वो इन श्रमसाध्य आभूषणों की मांग कर सके। चन्हूदड़ों और बालाकोट में शंख से चूड़ियां बन रही थीं, लोग तांबे के शीशे इस्तेमाल कर रहे थे, काजल और सिंदूर का प्रयोग हो रहा था। ये तो एक पूरी लाइफस्टाइल अर्थव्यवस्था थी। एकदम सही कहा, एक पूरी लाइफस्टाइल इकोनॉमी। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। क्या? अगर वहां इतनी विलासिता थी, दुनिया भर से कच्चा माल आ रहा था और कारीगर महंगी महंगी चीजें बना रहे थे, तो इस सब का व्यापार कैसे होता था?
व्यापार का नेटवर्क तो उनका बहुत विशाल था। हाँ, और अगर इतनी संपत्ति इधर से उधर जा रही थी तो इस व्यापारिक तंत्र को सुरक्षित कैसे रखा जाता था बिना सेना के? इस व्यापार को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने का जो तरीका उन्होंने निकाला, वो उनकी सबसे विशिष्ट और पहचान योग्य वस्तु है। आप मोहरों की बात कर रही हैं, सील्स। जी हाँ, उनकी मोहरें। खुदाई में हजारों की संख्या में मोहरें मिली हैं। ये मुख्य रूप से सेलखड़ी पत्थर को काटकर बनाई गई थी और ज्यादातर वर्गाकार आकार की होती थी। स्क्वायर शेप में। मैंने वो एक श्रृंगी वृषभ यानी वो यूनिकॉर्न वाली और पशुपति शिव वाली मोहरों की तस्वीरें देखी हैं। हाँ, वो बहुत मशहूर है। लेकिन ये मोहरें सिर्फ कलाकृतियां या धार्मिक प्रतीक नहीं थीं। ये व्यापारिक नियंत्रण का सबसे बड़ा औजार थी। औजार? वो कैसे? फिर उस गांठ पर गीली मिट्टी लगा दी जाती थी। फिर उस गीली मिट्टी पर इस मोहर की छाप लगा दी जाती थी। अरे, जैसे आज ऑनलाइन डिलीवरी वाले टैम्पर प्रूफ टेप या सील लगाते हैं। एकदम वही कंसेप्ट। अगर सामान मंजिल तक पहुंचने पर वो मिट्टी की सील टूटी हुई है तो मतलब पार्सल के साथ रास्ते में किसी ने छेड़छाड़ की है। एकदम सही पकड़े हैं आप। और व्यापार को पारदर्शी बनाने के लिए केवल मोहरें ही नहीं, उनका माप तौल यानी वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम भी बहुत उन्नत था। हाँ, बाट और माप। वे चर्ट नाम के पत्थर से घनाकार या क्यूबिकल बाट बनाते थे और उनका गणितीय ज्ञान देखिए। उन्होंने वजन के लिए द्विचर प्रणाली यानी बाइनरी सिस्टम और बड़े वजनों के लिए दशमलव प्रणाली दोनों का एक साथ उपयोग किया। बाइनरी सिस्टम मतलब 1, 2, 4, 8, 16, वही जो आज कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वही। स्रोतों में लिखा है कि इन बाटों में जो सबसे अधिक प्रचलित अनुपात था वो था 16 का अनुपात, जिसका वजन लगभग 13.625 ग्राम था। और हैरानी की बात यह है कि ये मानकीकरण, ये स्टैंडर्डाइजेशन पूरे हड़प्पा साम्राज्य में बलूचिस्तान से लेकर गुजरात तक बिल्कुल एक समान था। जी बिल्कुल, मिलीमीटर के स्तर तक सटीक। और सिर्फ वजन नहीं, उन्हें लंबाई मापने का भी सटीक ज्ञान था। मोहनजोदड़ो से सीप का, लोथल से हाथीदांत का और कालीबंगा से मिट्टी का पैमाना मिला है, जो बताते हैं कि वह फुट, जो करीब 33.5 सेंटीमीटर था, और क्यूबिट करीब 52 सेंटीमीटर जैसी इकाइयों का प्रयोग करते थे। उनका गणित और इंजीनियरिंग बहुत आगे थी। लेकिन यहाँ आकर मेरी उलझन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जरा सोचिए, आप कह रहे हैं कि उनके पास एक विश्वव्यापी व्यापार था, सटीक गणित था, टैम्पर प्रूफ मोहरें थीं और 480 दिनों में बनने वाले महंगे आभूषण थे। हाँ, एक समृद्ध समाज के सारे लक्षण। पूरे साम्राज्य में बाट और माप एक जैसे थे, जिसका मतलब है कि कोई केंद्रीय सत्ता या नियम कानून तो थे जो सबको एक सूत्र में बांधे हुए थे। बिल्कुल, कोई सिस्टम तो था। लेकिन जब हम रक्षा या सुरक्षा की बात करते हैं तो पूरे स्रोतों में किसी भी नगर से कोई ढाल, कोई युद्ध का कवच या सिर की सुरक्षा के लिए कोई हेलमेट नहीं मिला है। हाँ, ये बात चौंकाती है। जो थोड़े बहुत चाकू या कुल्हाड़ियां मिली भी हैं, वे इतने साधारण हैं कि वे युद्ध के बजाय शिकार या जानवरों से बचाव के काम आते होंगे। बिना किसी सैन्य ताकत के, बिना हथियारों के, बिना सेना के इतना विशाल और समृद्ध साम्राज्य कैसे टिक सकता है? कोई लुटेरा या बाहरी राज्य आकर उन्हें लूट क्यों नहीं लेता था? ये सवाल न केवल आपको बल्कि दुनिया भर के सबसे बड़े पुरातत्वविदों और इतिहासकारों को भी परेशान करता है। और यही हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा और रहस्यमयी असामान्य लक्षण है। तो इसका कोई जवाब है हमारे पास? अगर आप उसी समय के मिस्र या मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को देखें तो उनकी कला में राजाओं को युद्ध करते हुए, दुश्मनों को कुचलते हुए या बंदियों को ले जाते हुए दिखाया गया है। हाँ, इजिप्ट के पिरामिडों में ऐसे चित्र मिलते हैं। वहाँ हथियारों के बड़े बड़े भंडार मिले हैं, लेकिन हड़प्पा में हिंसा, युद्ध या किसी सैन्य विजय का महिमा मंडन करने वाली कोई कला या वस्तु नहीं मिलती। तो उन्होंने खुद को सुरक्षित कैसे रखा? इसका सबसे तार्किक विश्लेषण ये है कि शायद उनका समाज सैन्य शक्ति और डर के बजाय आर्थिक नियंत्रण और आपसी सहमति द्वारा संचालित था। मतलब पैसे और व्यापार से कंट्रोल करना। हाँ, उन्होंने बल प्रयोग के बजाय एक ऐसी व्यापारिक और सामाजिक प्रणाली विकसित कर ली थी जहां सभी का आर्थिक लाभ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। अच्छा, जब सबका फायदा एक ही चीज में हो। बिल्कुल, जब सभी के व्यापार और फायदे एक ही सिस्टम पर निर्भर हों तो वहां युद्ध की गुंजाइश कम हो जाती है। ये एक ऐसा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व था जिसे उन्होंने हथियारों से नहीं बल्कि मानकीकरण और कड़े व्यापारिक नियमों से बांध कर रखा था। ये वाकई एक बहुत ही गहरा विचार है कि उन्होंने तलवारों के जोर से नहीं बल्कि व्यापार, उपयोगिता और मानकीकरण के दम पर एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया। सही कहा। तो अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटें तो हमने देखा कि हड़प्पावासी केवल
ईंट गारे के खंडरों में रहने वाले लोग नहीं थे। वे एक असाधारण रूप से मानकीकृत और संगठित समाज का हिस्सा थे। हाँ, जिन्होंने युद्ध के बजाय